गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्ज़ाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, परफेक्ट चल रही होंगी। इसी क्रम में तैयारियों को सहयोग देने के लिए, आपकी तैयारी और अच्छी हो, इसीलिए हमारी तरफ से भी समय समय पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध होती रहती है, मिलती रहती है, उपलब्ध कराते रहते हैं। बस ये वीडियो उपलब्ध कराने का उद्देश्य है आपकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो, आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और जो भी क्वेश्चन पुटअप हों ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया है, मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेजॉरिटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आग्रह है, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे आपको परीक्षाओं में बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़रूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव का रोल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में जो कोऑपरेटिव है इसका बहुत अच्छा रोल है। इसका रोल ये है कोऑपरेटिव्स का एग्रीकल्चर में कि जो किसान हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराना और लोन मतलब ऋण के साथ साथ उनका जो उत्पादन है उसे उचित दामों पर खरीदना, जिससे कि जो मार्केट में बिचौलियां हैं उनका जो मार्जिन है वो कम हो सके, उनकी दलाली है वो कम हो सके, इसका अधिक से अधिक जो प्राइस है वो बेनिफिट है प्रोडक्शन का वो किसान को मिल सके। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों के प्रॉफिट को बढ़ाना, किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। फार्मर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयं सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा मानना रहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो इससे जब किसान का उद्धार होगा तो पूरे भारत का उद्धार होगा। जब किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा शिक्षाविदों का मानना है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। कोऑपरेटिव का वास्तव में बहुत अच्छा रोल है एग्रीकल्चर में। कोऑपरेटिव की स्थापना कब हुई थी, इन सब पर पूरा कोऑपरेटिव से रिलेटेड एक एक पॉइंट को आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें, आपसे आग्रह है। निश्चित तौर पर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये टॉपिक दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इसका क्या रोल है, इस पर अगर हम चर्चा करें। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इंडिया, स्टार्ट 1904। कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में 1904 में स्टार्ट हुआ था। भेन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज पास। जब ये 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पास हुआ था। फादर्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसके पिता एफ निकोलसन को कहा जाता है। जब 1904 एक्ट नो एनी प्रोविजन नॉन क्रेडिट सोसाइटी, जब ये एक्ट 1904 में बना था तो नॉन क्रेडिट सोसाइटी के लिए कोई प्रोविज़न, कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद 1912 में 1912 एक्ट प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटीज विद द एम to the economy status of its members as well as to the daily requirement। मीन्स 1912 में जब एक्ट प्रोविज़न हुआ, फिर फॉर द, इसमें जो प्रावधान संशोधन हुआ तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रेडिट सोसाइटी, फिर ये नॉन क्रेडिट सोसाइटी बनाने का भी इसमें प्रोविज़न प्रावधान हो गया। इसका एम है, इसका जो मुख्य एम था, जो इसका उद्देश्य था वो था टू
द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर, जो इसके मेंबर होते हैं, फार्मर्स इसके मेंबर थे, उनका इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना, एज वेल एज डेली रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसे पूरी करना, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये इसका उद्देश्य था। गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द सर मैकलेन, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसके जो हेड थे वो मैकलेन के निर्देशन में एक कमेटी बनाई अध्यक्षता में इन 1914, एंड इट्स ऑब्जर्व दैट पीपल वेयर हैड इम्प्रेशन दैट द कोऑपरेटिव वर मेनली द गवर्नमेंट एजेंसी, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो गवर्नमेंट, जितनी भी जो कोऑपरेटिव्स हैं वो सब गवर्नमेंट की एजेंसी, मेनली गवर्नमेंट की एजेंसी होंगी, हैं, मेनली गवर्नमेंट की एजेंसी हैं। इन 1944 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन एग्रीकल्चर फाइनेंस सब कमेटी अंडर द प्रोफेसर D.R. Godgill टू स्टडी द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड गिव्स द सजेशन फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। 1944 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट की एग्रीकल्चर फाइनेंस सब कमेटी, एक सब कमेटी बनाई प्रोफेसर D.R. गॉडगिल के अध्यक्षता में, टू स्टडी, जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए, द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड गिव द सजेशन फॉर देयर मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट का अध्ययन करने के लिए और उसका सजेशन, और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए 1944 में गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस सब कमेटी बनाई, डॉक्टर गॉडगिल जिसके हेड थे। इसके बाद 1945 में गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी, गवर्नमेंट ने एक कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी बनाई विच सबमिटेड द इट्स रिपोर्ट इन 1946, जिसमें इसने 1946 में एक रिपोर्ट जो थी गवर्नमेंट को वो सबमिट की थी। इन 1951 ऑल इंडिया रूरल सर्वे कमेटी रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। 1951 में ऑल इंडिया रूरल सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश्ड हुई, उसने पब्लिश्ड की। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, जो चेयरमैन थे कमेटी के वो थे A.D. गोरवाला इसके जो थे वो चेयरमैन थे। इट्स रिकमेंडेशन, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। इन 1954, इसके बाद 1954 में ऑल इंडिया रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सोसाइटी, उसने रिकमेंडेशन दी बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाने के लिए उसने 1954 में ऑल इंडिया रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने रिकमेंडेशन दी कि हमें बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम अधिक से अधिक ग्रामीण लेवल तक पहुंच सकें, अधिक से अधिक मतलब किसानों को फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि किसानों का जो मार्जिन था वो मतलब बिचौलिया खा रहे थे, या किसानों का जो पैसे की जो धन की कमी थी उसमें किसान मोस्टली गांव के जो जमींदार थे उनसे रुपए ले लेते थे, तो उसी में दबे रहते। तो इन सब का उद्देश्य था कि किसान को हम किसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दें, उसकी आमदनी को बढ़ा दें, जिससे वो दूसरों से कर्ज ना ले। तो ये इन सोसाइटीज़ जो बनी थी इन सब का यही मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद थर्ड इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, जो तीसरी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस हेल्ड एट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो तीसरी थर्ड कोऑपरेटिव कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी अप्रैल 1958 में, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स, उनने कोऑपरेटिव सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस था उसे रिकॉग्नाइज किया, उसे बताया। फिर इसके बाद क्या, 19 द मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। फिर इसके बाद मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़, बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट डेवलप इन 1939 उड़ीसा। तो पहली जो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी थी इसकी स्थापना 1939 में
उड़ीसा में हुई थी। इसके बाद कोऑपरेटिव इज ओरिजिनेटेड, अगर हम बात करें जो कोऑपरेटिव है, इसका जो कोऑपरेटिव का जो जन्म हुआ, ओरिजिनेट हुई थी, यूरोप से हुई थी, ब्रिटेन इन द होमलैंड। कोऑपरेटिव स्टोर के रूप में इसका जो मूवमेंट, इसका जन्म हुआ था कोऑपरेटिव का। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, इट्स रिड्यूस द मार्केटिंग मार्जिन, इट रिड्यूस द मार्केटिंग मार्जिन एंड टू एश्योर द फार्मर्स बेटर प्राइस। जो मार्केट का मार्जिन है उसे रिड्यूस करना, बिचौलियों का जो मार्जिन है उसे कम करना, ख़त्म करना, फार्मर्स का मार्जिन बढ़ाना, फार्मर्स को उसके उत्पादन का अधिक से अधिक दाम मिल सके, फार्मर अपने आप में समृद्ध हो सके, फार्मर अपने आप में सक्षम हो सके। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, इन सब का उद्देश्य केवल एक ही उद्देश्य था कि फार्मर्स को सक्षम बनाना, फार्मर्स को कैपेबल बनाना, फार्मर के जो जीवन स्तर है, आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये इन सब सोसाइटियों का उद्देश्य था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो ध्यान रखने के पॉइंट्स हैं, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1904 में हुआ था। जब ये एक्ट पास हुआ था तो इसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी का कोई प्रावधान नहीं था। अब हम बात करें फादर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एफ निकोलसन हैं। इन 1904 में जब एक्ट बना था तो उसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी का कोई वो नहीं था। इसके बाद ये डिफरेंट जो एक्ट, जैसे 1912 में जो एक्ट प्रोविज़न हुआ, प्रोविज़न जब 1912 में बनी, जब दोबारा एक्ट बनी, उसमें अमेंडमेंट हुआ तो नॉन क्रेडिट सोसाइटी भी का भी उसमें जिक्र किया गया, नॉन क्रेडिट सोसाइटी का प्रोविज़न आ गया। फिर उसका जो सब मुख्य उद्देश्य था कि फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करना और फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, ये सब इन सभी जो सोसाइटी जितनी भी थी इन सब का यही उद्देश्य था। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट के ही दौरान एक कमेटी बनी थी, रॉयल कमीशन की जो सिफारिश थी, एक कमेटी बनी यंग हिल्टन कमेटी। इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। विद द एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई एक्ट जो आया 1934 में आया। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेशनलाइज जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, मिस्टर ओस्बॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे आरबीआई के। अगर हम बात करें इस समय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लिखा नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, टू द पॉइंट इसमें बताया है। आरबीआई की स्थापना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन पर यंग हिल्टन कमीशन जो थी उसने सिफारिश की थी, इसे यंग हिल्टन समिति कहा गया। उसकी सिफारिश पर एक्ट जो आया 1934 में आया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और नेशनलाइजेशन जो हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, वो 1949 में हुआ था। इसके आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे ओस्बॉर्न स्मिथ थे और इस समय वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। क्वेश्चन इसके बाद हम बात करें, इसके बाद 3 और बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना
1804 में हुई थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना 1840 में हुई थी, 1840 में हुई थी। और बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना 1843 मीन्स 1843 में हुई थी। इन तीनों बैंकों का फिर विलय कर दिया गया, एक बैंक बना दी गई जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी स्थापना 1921 में 1921 में एक बैंक बनाई जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1804 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी और बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। इन तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दी जिसकी स्थापना 1921 में 1921 में हुई। इसके बाद जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया 1955 में 1 जुलाई 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ने आरबीआई और एसबीआई की स्थापना के बारे में जाना, चर्चा की। अब हम बात करेंगे ये जो बैंक्स ये लोन देती हैं, 3 प्रकार का लोन देती हैं, जिसमें पहला 3 श्रेणी हैं लोन देने की। तो पहली श्रेणी जो है फर्स्ट में आता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, अल्प अवधि वाला जो लोन होता है, सच लोन इज ग्रांटेड फॉर 1 से 1.5 वर्ष के लिए। जो अल्प अवधि वाला या शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, ये 1 से 1.5 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये जो लोन है इसे क्रॉप लोन बोलते हैं, ये क्रॉप लोन होता है। ऐसे ही सेकेंड मीडियम टर्म लोन, मध्य अवधि ऋण जो दिया जाता है, ये सच लोन आर ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 5 ईयर के लिए, 1 से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऋण भी आता है मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, सच लोन आज ग्रांटेड, ये जो लोन है 5 से 30 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें गृह ऋण, शिक्षा ऋण, ये सब जो ऋण है ये लॉन्ग टर्म में आते हैं। इसके बाद एलडीबी की स्थापना हुई, लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थी, फर्स्ट मॉर्टगेज बैंक वर एस्टैब्लिश्ड 1920। जो इसकी स्थापना हुई थी, लैंड डेवलपमेंट भूमि विकास बैंक बोलते हैं। ये जो होती है भूमि को मॉर्टगेज कर लेती है, अपने पास रख लेती है, गिरवी रख लेती है एक तरह से, तो हम इसे लैंड डेवलपमेंट, तो ये भूमि को मॉर्टगेज कर लेती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी, एट जंग पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी। बट रियल बिगिनिंग वाई द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक। जब सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक बनी 1929 में मद्रास में, तब इसकी रियल बिगिनिंग, वास्तविक बिगिनिंग तब स्टार्ट हुई थी। क्रॉप लोन की बात करें, क्रॉप लोन, तो क्रॉप लोन स्कीम वाज वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे। ऑल इंडिया जो रूरल क्रेडिट सर्वे थी उसकी कमेटी की रिपोर्ट जो दी थी उसने 1954 में, 1954 में जो रिपोर्ट दी थी, मिस्टर VL मेहता ने आल्सो रिकमेंडेड नीड फॉर क्रॉप लोन। उनने ये रिकमेंडेशन दी कि किसान के लिए क्रॉप लोन की नीड है, क्रॉप लोन की आवश्यकता है, फसल ऋण होना चाहिए। फिर 1960 में, इन 1960 द क्रॉप लोन इज सैंक्शनड 1/3 ऑफ द टोटल लोन। जो 1/3 ऑफ द टोटल लोन है उसका 1/3 पार्ट जो है क्रॉप लोन में मिलता है। और फर्स्ट क्रॉप लोन जो सैंक्शन हुआ था, जो दिया गया था, वो दिया था कॉटन क्रॉप के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्रॉप लोन मिला था वो कॉटन के लिए मिला था, एट बेरर महाराष्ट्र में दिया गया था। कॉटन क्रॉप के लिए पहला क्रॉप लोन दिया गया था।
इसके बाद हम बात करें रीजनल रूरल बैंक, कमेटी ऑन द रूरल बैंक रिकमेंडेशन बाय नरसिम्हा रमन कमेटी, एम नरसिम्हा रमन जो थे 1975 में इन्होंने कमेटी रूरल जो रीजनल रूरल बैंक है उसके लिए इन्होंने कमेटी जो बनी थी उसमें इन्होंने सिफारिश की थी आरआरबी कम इनटू एग्जिस्टेंस, आरआरबी की जो स्थापना हुई थी, रिजल्ट मेजर्ड टेकन अंडर द 20 पॉइंट्स, एक अंडर 20 पॉइंट्स थे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन 1975 में अंडर 25 इकोनॉमिक प्रोग्राम जो थे उसमें एक आरआरबी का भी प्रस्ताव था, रीजनल रूरल बैंक का भी प्रस्ताव था। फर्स्ट सबसे पहले ये इंदिरा जी के समय में 20 पॉइंट्स जो हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में की बात थी। फर्स्ट 5 आरआरबी, सबसे पहले 5 आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी, जिसमें से 2 यूपी में थी, यूपी में एक मुरादाबाद और गोरखपुर में थी। इसके बाद हरियाणा भिवानी, राजस्थान में जयपुर में और वेस्ट बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट में, ये सबसे पहले 5 रीजनल रूरल बैंक्स जो थी उनकी स्थापना हुई थी, रीजनल रूरल बैंक। फिर इनका विस्तार होता चला गया। तो ये सबसे पहले इसमें भी ध्यान रखने की बात है, रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना हुई थी किसकी सिफारिश पर हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम नरसिम्हा रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। जो कमेटी थी रूरल बैंक्स, जो कमेटी थी ऑन रूरल बैंक्स हेडेड बाय नरसिम्हा रमन जो समिति थी उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। और 20 पॉइंट्स जो सर्वे हुआ था, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो सर्वे हुआ था उसमें 1975 में इसकी मतलब नींव रखी गई थी। और सबसे पहले जो है 5 रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें से 2 यूपी में थी, एक मुरादाबाद और एक गोरखपुर में, और हरियाणा भिवानी में, राजस्थान जयपुर एंड मुरादाबाद मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में इसकी 5 बैंकों की स्थापना हुई थी। इसमें मुख्य पॉइंट जो है क्रॉप लोन स्कीम की बात है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सबसे पहला जो क्रॉप लोन किसे दिया गया था, तो कॉटन क्रॉप को दिया गया था वेरर महाराष्ट्र में। और जो क्रॉप लोन वाज रिकमेंडेशन ऑन द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की जो रिकमेंडेशन थी, रिपोर्ट 1954, जिसके BL मेहता जी की ने रिकमेंड किया था कि क्रॉप नीड जो फसल ऋण है इसकी आवश्यकता है, इनकी रिकमेंडेशन पर हुआ था। तो ये भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अभी बताया था, फर्स्ट मॉर्टगेज बैंक इस्टेब्लिश्ड 1920 झांग पंजाब, बट रियल बिगिनिंग ऑफ लैंड डेवलपमेंट की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक 1929 मद्रास में जब स्थापना हुई थी तो इसकी रियल स्टार्टिंग हुई थी। क्रॉप लोन बाकी अपने बताया था, ये 3 प्रकार का जो लोन होता है, फाइनेंस होता है, बैंक 3 प्रकार का देती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है 1 से 1.5 वर्ष के लिए मिलता है, ये फसल या क्रॉप ऋण होता है, फसल ऋण होता है। इसके मीडियम टर्म सच लोन आर ग्रांटेड 1 to 5 ईयर के लिए, मतलब 1 से 5 वर्ष के लिए होता है मीडियम टर्म लोन। ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कुछ क्रॉप्स उसके लिए दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, सच लोन्स आर ग्रांटेड फॉर 5 to 30 ईयर, 5 से 30 वर्ष के लिए लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, जिसमें गृह ऋण, शिक्षा ऋण, ये सब आ जाता है। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं आज के बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। निश्चित तौर पर आपको इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।